Dolo, Dual Comparison, Thus You Have Is Too Cruel, Chapter 131 Free Web Novel। समनंतर लोक में ह्यूओ युहाव की दूसरी मार्शल सोल, आइस गॉड ब्लू आइड क्रिस्टल फीनिक्स। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर ने स्वाभाविक रूप से समानांतर लोकों में मौजूद सोल मास्टर्स को चौंका दिया। आखिर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात इस हद तक बिगड़ेंगे। और यह ह्यूओ युहाव ही है, लेकिन इस समानांतर लोक में ह्यूओ युहाव की क्षमता तो वाकई अद्भुत है। यह मूल समय और स्थान में ह्यूओ युहाव की क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस समय लोगों के बीच मौजूद कई सोल मास्टर्स आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। बेशक, हालांकि उनमें से अधिकांश सोल मास्टर्स आहें भर रहे थे, लेकिन वास्तव में वे नहीं जानते थे कि स्क्रीन पर समानांतर लोक में ह्यूओ युहाव के पीछे ब्लू आइड क्रिस्टल फीनिक्स किसका प्रतीक है। इसलिए वे बस आश्चर्यचकित थे। लेकिन आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस इस समय पूरी तरह से अवाक रह गए, क्योंकि वे सभी आइस गॉड के असली रूप को जानते थे। वे सभी जानते थे कि आइस गॉड का असली रूप ब्लू आइड क्रिस्टल फीनिक्स है। इसके अलावा आइस गॉड पूरे फार नॉर्थ में इस प्रकार का एकमात्र सोल बीस्ट था। इसलिए चाहे वह आइस एम्प्रेस हो या स्नो एम्प्रेस, उनकी प्रतिक्रियाएं स्क्रीन पर दिख रहे स्काई स्वॉलोइंग आइस ड्रैगन जैसी ही थीं। अविश्वसनीय, आश्चर्यचकित, स्तब्ध, हर तरह की भावना को शब्दों में बयान करना मुश्किल था। हालांकि स्नो और आइस के दोनों एम्प्रेसेस भी अत्यंत उच्च साधना वाले सोल बीस्ट्स थे। यद्यपि वे शुरुआत में ब्लू आइड क्रिस्टल फीनिक्स के प्रकट होने से सचमुच बहुत चौंक गए थे, लेकिन जल्द ही उन सभी को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। यानी स्वयं आइस गॉड के आने की तुलना में उन्हें लगा कि यह ब्लू आइड क्रिस्टल फीनिक्स कहीं अधिक हेरोइक स्पिरिट जैसा है। इसलिए इस क्षण आइस और स्नो के दोनों एम्प्रेसेस ने तुरंत अपने विचार व्यक्त किए। जब बगल में बैठे टियनमिंग ने यह सुना तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। ये टूट गया है। वह ब्लू आइड क्रिस्टल फीनिक्स समानांतर दुनिया में युहाव की दूसरी मार्शल सोल बन गया है। उन्होंने आइस और स्नो के दो एम्प्रेसेस और ह्यूओ युहाव को समझाया। मैंने युहाव के लिए जो दूसरी मार्शल सोल छोड़ी थी, वह एक ऐसी मार्शल सोल है जिसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए इसे आइस से जुड़े गुणों वाली स्पिरिट रिंग के साथ अंतिम रूप देना होगा। लेकिन यहाँ सिद्धांत यह है कि इसे परिवर्तित करने के लिए आइस एट्रीब्यूट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जहाँ तक ये सवाल है कि यह स्पिरिट रिंग है या नहीं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अभी अभी समानांतर दुनिया में युहाव ने आइस गॉड की आइस एट्रीब्यूट ऊर्जा का कुछ हिस्सा अवशोषित कर लिया है, क्योंकि उसने आइस गॉड सील को परिष्कृत किया है। तो अंत में संयोगवश ये स्वाभाविक रूप से ऐसा हो गया। टियनमिंग आइस सिल्कवर्म के स्पष्टीकरण के बाद ह्यूओ युहाव और आइस और स्नो के दोनों एम्प्रेसेस समझ गए कि क्या हो रहा है। हालांकि ह्यूओ युहाव अभी भी थोड़ा उलझन में था, क्योंकि यह मामला उसे पूरी तरह से अच्छा लग रहा था। लेकिन टियनमिंग आइस सिल्कवर्म ने अभी अभी इसके टूटने की बात क्यों कही? वह अपने संदेह को व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। फिर उसने दोबारा पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आइस गॉड की मार्शल सोल अल्टीमेट आइस जितनी अच्छी नहीं है? आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस ने तुरंत ह्यूओ युहाव को अत्यंत अवाक आंखों से देखा। आइस एम्प्रेस ने बिना सोचे समझे कहा, युहाव, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? क्या तुम मूर्ख हो? आइस गॉड क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि इसकी क्षमता हमारे फार नॉर्थ में मौजूद अन्य सोल बीस्ट से कहीं अधिक है। अन्यथा अन्य सोल बीस्ट्स आइस गॉड होते। स्नो एम्प्रेस ने यह भी कहा, हालांकि अल्टीमेट आइस पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आइस गॉड की मार्शल सोल की तुलना में यह अभी भी एक स्तर से भी नीचे है। ब्लू आइड क्रिस्टल फीनिक्स यह आइस से संबंधित सबसे शक्तिशाली मार्शल सोल है और यह इस श्रेणी में अग्रणी है। इस मार्शल सोल को छोड़कर वास्तव में चाहे वह आइस स्नो गर्ल हो या आइस जेड एम्परर स्कॉर्पियन, इन मार्शल सोल्स में से कौन सा अधिक शक्तिशाली है, इस पर चर्चा करना उचित है। लेकिन ब्लू आइड क्रिस्टल फीनिक्स अलग है। यह मार्शल सोल हमारी आत्मा से बिल्कुल भिन्न है। हमारे पास तो उससे तुलना करने की योग्यता भी नहीं है, तो ब्लू आइड क्रिस्टल फीनिक्स हमारी मार्शल सोल से कैसे हीन हो सकता है? आइस और स्नो के दो एम्प्रेसेस की व्याख्या के बाद ह्यूओ युहाव को आखिरकार समझ आ गया। लेकिन वह अब भी थोड़ा असमंजस में था। टियनमिंग भाई ने अभी अभी इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दी? जूदी ने नाराजगी से कहा, क्या तुम उसे अभी तक नहीं समझ पाए हो? उसने बुरी बातें क्यों कहीं? क्योंकि इस तरह से तुम्हारे शरीर में बिंगर के लिए जो जगह उसने आरक्षित रखी थी, वह खत्म हो जाएगी। और तुम्हें पता है उसका कितना बुरा विचार है। अगर वे तुम्हारे शरीर में एक साथ नहीं हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि बिंग उसकी आंखों में सीधे देखेगी? टियनमिंग आइस सिल्कवर्म, वह शर्मिंदा था और उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि अभी उसके विचार सचमुच ऐसे ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उसे बेनकाब करने वाला जूदी था, इसलिए टियनमिंग आइस सिल्कवर्म को असंतुष्ट होते हुए भी अपना गुस्सा दबाना पड़ा। एक तरफ खड़ी आइस एम्प्रेस ने सीधे कहा, टियनमिंग, तुम अभी भी अपने वसंत और शरद ऋतु के सपने में तो नहीं खोए हो? क्योंकि समानांतर दुनिया में युहाव को पहले ही आइस गॉड सील प्राप्त हो चुकी है। जब तक मैं उनके साथ रहता हूं और उन्हें अपना गुरु मानता हूं,
तब तक मुझे कष्टों से गुजरने की आवश्यकता नहीं है और मैं साधना की दोगुनी दक्षता भी प्राप्त कर सकता हूँ। तो फिर मुझे आपके द्वारा तय किए गए इस खतरनाक रास्ते पर क्यों चलना चाहिए? अगर मैं सचमुच बेताब नहीं हूँ, तो क्या आपको लगता है कि मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता हूँ? टिएनमिंग आइस सिल्कवर्म जितना सुनता गया उतना ही असहज महसूस करने लगा। लेकिन वह ये भी जानता था कि यही सच्चाई है। अगर कुछ खास परिस्थितियां न होती, तो उसके और आइस एम्प्रेस के बीच कोई संबंध संभव ही नहीं होता। आइस एम्प्रेस की बातें सुनने के बाद युहाव अचंभित रह गया। तो फिर इस मामले में क्या समानांतर दुनिया में मेरी रक्षा करने के लिए कोई अतिरिक्त अतिशक्तिशाली व्यक्ति नहीं होगा? आइस एम्प्रेस ने सीधे सिर हिलाया और कहा, न केवल मैं, बल्कि अगर भविष्य में उसकी मुलाकात जू से होती है, तो मुझे विश्वास है कि जू भी निश्चित रूप से यही विकल्प चुनेगी। बगल में बैठे स्नो एम्प्रेस ने भी सीधा जवाब दिया, बिल्कुल। जानने के लिए आपको इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। समानांतर दुनिया में युहाव को आइस गॉड की विरासत प्राप्त हो गई है, इसलिए हमें उसकी रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इसकी खेती तेजी से होती है और इसमें किसी तरह की कठिनाई नहीं आती। ऐसी अच्छी चीज़ और कहाँ मिल सकती है? अगर मैं होती, तो मैं निश्चित रूप से उसके साथ रहती और पूरे दिल से उसकी रक्षा करती। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, तो मैं उसे सीधे मार डालती। स्नो एम्प्रेस ने भी बिना किसी संकोच के अपने विचार व्यक्त किए। स्नो एम्प्रेस के ये विचार सुनकर इस बार तो युहाव को भी थोड़ी ईर्ष्या हुई, क्योंकि ये तो आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस की सुरक्षा है। अगर आगे की बातें सचमुच आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस के कहे अनुसार घटित होती हैं, तो भविष्य में समानांतर लोक में युहाव की रक्षा के लिए दो महाशक्तिशाली डोलो स्तर के योद्धा मौजूद होंगे। यह उन्हें उसके शरीर में रहने देने से कहीं अधिक व्यावहारिक है। और सच कहूं तो समानांतर लोक में युहाव को अब ब्लू आइड क्रिस्टल फीनिक्स मार्शल सोल प्राप्त हो चुका है, जो आइस गॉड के समान है। उसके पास आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस की मार्शल सोल की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भविष्य में आइस गॉड की अगली परीक्षाओं को पास करने के बाद उसे और भी पुरस्कार मिल सकते हैं। इसलिए युहाव की नज़र में इस बार उसके समानांतर स्वरूप को मिलने वाला लाभ बहुत ही भरपूर है। डोलो डुअल कंपैरिजन, दस युहाव इज टू क्रूर, चैप्टर 132 फ्री वेब नॉवल। ऑस्पिशियस बीस्ट और युहाव की शादी करवाने के बारे में क्या ख्याल है? स्क्रीन तो हमेशा चलती ही रहती थी, इसलिए दो दुनियाओं के बीच के अंतराल में युहाव समानांतर दुनिया में अपनी उपलब्धियों को देखकर ईर्ष्या कर रहा था। तभी तस्वीर में दिख रहे स्काई स्वॉलोइंग आइस ड्रैगन ने हरकत की। हालांकि शुरुआत में युहाव के शरीर के पीछे प्रकट हुए आइस गॉड की छाया से वह भयभीत हो गया था, लेकिन थोड़े समय के सदमे के बाद उसे एहसास हुआ कि यह आइस गॉड नहीं बल्कि युहाव की मार्शल सोल है। इसलिए स्काई स्वॉलोइंग आइस ड्रैगन भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। इसने युहाव को बताया कि यह उसकी दूसरी मार्शल सोल है, और स्काई स्वॉलोइंग आइस ड्रैगन द्वारा सूचित किए जाने के बाद युहाव तुरंत इसका सामान्य कारण समझ गया। उन्होंने सीधे तौर पर अपना अनुमान भी व्यक्त किया, जिससे स्काई स्वॉलोइंग आइस ड्रैगन बहुत खुश हुआ। आखिरकार जब तक कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती, युहाव भविष्य में निश्चित रूप से फार नॉर्थ का नया आइस गॉड बन जाएगा। अब जबकि युहाव के पास फार नॉर्थ के पूर्व आइस गॉड की मार्शल सोल है, तो क्या ये भी एक प्रकार की विरासत नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लू आइड क्रिस्टल फीनिक्स की मार्शल सोल अत्यंत शक्तिशाली है। इस मार्शल सोल को सफलतापूर्वक प्राप्त करना उसके भविष्य के शक्ति विकास में बहुत सहायक होगा। इसलिए स्काई स्वॉलोइंग आइस ड्रैगन ने एक बार फिर युहाव को बधाई दी। और इसी वजह से इस समय लोगों के बीच के अंतराल में मौजूद अन्य सोल मास्टर्स ये समझने लगे कि क्या हो रहा है। वे इस बारे में चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। डूबूसी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस समानांतर दुनिया के युहाव को इस बार इतना बड़ा अवसर मिलेगा। जू जियावे, हाँ, पहले जो बताया गया था उसके अनुसार यह आइस गॉड पूरे फार नॉर्थ का संरक्षक और सबसे शक्तिशाली आइस सोल बीस्ट है। अब जब उसने इस प्रकार की मार्शल सोल प्राप्त कर ली है, तो स्वाभाविक रूप से भविष्य में उसकी विकास क्षमता और भी अधिक भयावह हो जाएगी। जिंग होंगचन, मुझे दिन ब दिन ईर्ष्या हो रही है। सौभाग्य से इस समानांतर दुनिया का युहाव हमारे सन मून रॉयल एकेडमी की ओर थोड़ा आकर्षित हुआ है। अगर वह सचमुच हमारे सन मून रॉयल एकेडमी में आ जाता है, तो समानांतर दुनिया में हम इस समानांतर दुनिया के युहाव की मदद से श्रेक एकेडमी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ये बहुत ही शानदार होगा। कॉन्डेमिंग, मुझे आशा है कि समानांतर दुनिया से युहाव जल्द से जल्द हमारी सन मून रॉयल एकेडमी में आएगा। दूसरी ओर शानजी और उसके साथियों को थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्हें ये भी हल्का सा आभास हो रहा था कि समानांतर दुनिया में रहने वाला युहाव श्रेक एकेडमी छोड़ने वाला है। ऐसे में उसकी प्रतिभा जितनी निखरती जा रही थी, उनका दर्द उतना ही बढ़ता जा रहा था, मानो वह कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो जिसे खाया न जा सके। उसे सिर्फ देखना और उसका स्वाद न चख पाना एक तरह की यातना थी। इस समय वे बहुत असहज महसूस कर रहे थे,
और उस क्षण स्क्रीन पर स्काई स्वॉलोइंग आइस ड्रैगन ने ह्यूओ युहाव को तुरंत फानोथ वापस भेज दिया। हालांकि उसने प्रारंभिक मूल्यांकन पास कर लिया था, लेकिन ये केवल प्रारंभिक उत्तीर्णता थी। इसलिए ह्यूओ युहाव को पुरस्कार देने के बाद स्काई स्वॉलोइंग आइस ड्रैगन ने उसे और अधिक समय तक अपने पास नहीं रखा। इसने सीधे ह्यूओ युहाव को विदा कर दिया और उससे कहा कि वह भविष्य में 7th रिंग को पार करने के बाद फिर से यहाँ लौट सकता है। ये सुनकर ह्यूओ युहाव तुरंत सहमत हो गया। फानोथ में वापस आकर ह्यूओ युहाव को लगा कि यह यथार्थवादी नहीं है। आखिरकार इस बार उसका लाभ बहुत अधिक था और उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था, इसलिए वह ऐसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन कुछ ही समय बाद वह अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति देखकर स्तब्ध रह गया। यद्यपि वह पहले फानोथ में घूम सकता था, इसका मुख्य कारण ये था कि उसने पहले से ही एक सोल गाइड तैयार कर रखा था जो उसे गर्म रखता था, जिससे उसे ठंड नहीं लगती थी। हालांकि ह्यूओ युहाव ने पाया कि उस सोल गाइड के बिना भी उसे ठंड बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। फानोथ में ठंडी हवा जोर से चल रही थी, उसके आसपास की हर चीज़ को बेतहाशा उड़ा रही थी। फिर भी जब वह ह्यूओ युहाव के पास पहुंची तो वह अत्यंत कोमल हो गई। हवा मानो ह्यूओ युहाव को चोट पहुंचाने से डर रही थी, इसलिए उस पर बहने से पहले ही वह नरम पड़ गई। ह्यूओ युहाव को भी ठंड से डर कम लगने लगा। इस बर्फीली और ठंडी जगह में उसे ज़रा भी असुविधा महसूस नहीं हुई। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्होंने पाया कि आसपास के हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर के प्रति उनकी अनुभूति अधिक स्पष्ट और सहज हो गई थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस संसार की समस्त स्पिरिचुअल पावर अब उनके अत्यंत निकट आ गई हो। ये देखकर ह्यूओ युहाव बेहद प्रसन्न हुआ और उसके चेहरे पर खुशी के भाव साफ झलकने लगे। इससे लोगों के बीच स्थित सोल मास्टर्स एक बार फिर चौंक गए। क्या यह आइस गॉड सील का प्रभाव है? ये वास्तव में आइस गॉड की विरासत के योग्य है। समानांतर दुनिया में ह्यूओ युहाव अब और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। क्या ऐसा नहीं है? हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर भी उसके प्रति सक्रिय रूप से मित्रवत है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके लिए अभ्यास करना कितना आसान होगा। इससे मुझे सच में जलन होती है। सोल मास्टर्स का समूह लगातार आहें भरता रहा। इस बीच डीटियन और गू यूइना जैसे सोल बीस्ट्स ने भले ही आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस के विश्लेषण को नहीं सुना था, फिर भी फानोथ का सौभाग्य प्राप्त करने के बाद भी वे समानांतर ह्यूओ युहाव की क्षमताओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। लेकिन उन्होंने पहले भी ऑस्पिशियस बीस्ट्स का पालन पोषण किया था, इसलिए इस क्षण उन सभी को एक परिचितता का एहसास हुआ और वे आह भरे बिना नहीं रह सके। डीटियन, नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह ऑस्पिशियस बीस्ट से इतना मिलता जुलता है। मुझे याद है कि ऑस्पिशियस बीस्ट भी इसी तरह का होता है। जियोन जून, मुझे बस इतना नहीं पता कि क्या ये सोल बीस्ट्स को वज्रपात थंडर ट्रिब्यूलेशन से बचा सकता है और ऑस्पिशियस बीस्ट की तरह दोगुनी ट्रेनिंग स्पीड प्राप्त कर सकता है। गू यूइना, लेकिन चाहे कुछ भी हो, अगर समानांतर दुनिया में रहने वाला ह्यूओ युहाव हमारे स्टार डाउ से होता तो बहुत अच्छा होता। इससे हमारे स्टार डाउ ग्रेट फॉरेस्ट में सोल बीस्ट्स के विकास को बहुत लाभ होता। जियोन जून, तो फिर क्यों न उस ऑस्पिशियस बीस्ट को उससे शादी करने दिया जाए। चैट रूम में सोल बीस्ट्स के अविश्वसनीय संवाद को देखकर वैंग क्यूअर के होंठ फड़क उठे। उसी समय स्क्रीन पर ह्यूओ युहाव के उत्साह के विपरीत फानोथ लौटने के बाद टियनमिंग आइस सिल्कवर्म खुश नहीं लग रहा था। हालांकि उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन फानोथ लौटने के बाद वह लगातार आहें भरता रहा। इससे ह्यूओ युहाव को थोड़ा अजीब लगा। वह पूछे बिना नहीं रह सका, भाई टियनमिंग, आप आहें क्यों भर रहे हैं? डोलो डुअल कंपैरिजन, दस युहाव इज टू क्रूर, चैप्टर 133 फ्री वेब नॉवल। कॉ एरिया में पैहंग थाई आइस एम्प्रेस प्रकट हुए, और यही कारण था कि टियनमिंग आइस सिल्कवर्म आह भरे बिना नहीं रह सका। ये वास्तव में समझना आसान है। आखिरकार टियनमिंग आइस सिल्कवर्म ने आइस एम्प्रेस को पाने के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई थीं। लेकिन अब आइस एम्प्रेस के लिए आरक्षित स्थान पर ह्यूओ युहाव की ब्लू आइड क्रिस्टल फीनिक्स ने कब्जा कर लिया है, इसलिए उसकी योजना विफल हो गई। नतीजतन टियनमिंग आइस सिल्कवर्म हमेशा से नाखुश रहा है। हालांकि उसे कुछ स्वाभिमान भी बनाए रखना होगा। बेशक वह ह्यूओ युहाव को यह नहीं बता सकता था कि उसके नाखुश होने का कारण ये था कि अब उसके पास आइस एम्प्रेस बनने का कोई मौका नहीं था। ये देखकर ही उस लोक अंतराल में मौजूद सोल मास्टर्स ने प्रतिक्रिया दी। हाँ, चूंकि समानांतर दुनिया में ह्यूओ युहाव को पहले ही ब्लू आइड क्रिस्टल फीनिक्स मिल चुका है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे आइस एम्प्रेस मिलने का कोई मौका नहीं है। कई सोल मास्टर्स आह भरे बिना नहीं रह सके। अगर आपने इसका जिक्र न किया होता तो मैं इसके बारे में भूल ही गया होता। ये वाकई बहुत दुख की बात है। अब एक आइस एम्प्रेस कम हो गया। हालांकि कुछ सोल मास्टर्स मानते थे कि यह मामला मायने नहीं रखता। आखिरकार एक आइस एम्प्रेस कम हो गया है, लेकिन उनके पास अभी भी आइस गॉड की युद्ध शक्ति है। इसलिए भले ही एक आइस एम्प्रेस कम हो गया हो, उन्हें लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। परिणामस्वरूप कुछ सोल मास्टर्स ने अपने विचार व्यक्त किए। फिर भी बहुत से लोग आइस एम्प्रेस को वश में न कर पाने के कारण बहुत दुखी थे।
ठीक उसी समय स्क्रीन पर टियनमिंग आइस सिल्कवर्म की बात सुनकर ह्यूओ युहाव तुरंत समझ गया। अपनी बुद्धिमत्ता से उसने तुरंत भांप लिया कि टियनमिंग आइस सिल्कवर्म के इरादे नेक नहीं हैं। लेकिन उसने यह बात सीधे तौर पर नहीं कही। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए टियनमिंग आइस सिल्कवर्म से कहा, आइस एम्प्रेस की चिंता मत करो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर टियनमिंग आइस सिल्कवर्म स्तब्ध रह गया। ह्यूओ युहाव ने आगे कहा, लेकिन चूंकि हम यहाँ हैं तो क्यों न हम आइस एम्प्रेस से मिलने चलें। मुझे लगता है कि आप वास्तव में उनसे मिलना चाहते हैं। टियनमिंग आइस सिल्कवर्म सहज रूप से सहमत होना चाहता था, लेकिन जानता था कि अब उसके पास आइस एम्प्रेस के साथ बातचीत करने का कोई अवसर नहीं बचा था। उससे बातचीत करने या उसे वश में करने के लिए वह केवल स्थिति का लाभ उठा सकता था। लेकिन अब टियनमिंग आइस सिल्कवर्म के पास सौदेबाजी के लिए कोई हथियार नहीं बचा था। आइस एम्प्रेस के व्यक्तित्व के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में वह अंततः उसका शिकार ही बनेगा। टियनमिंग आइस सिल्कवर्म ने अपनी चिंताओं को फिर से ह्यूओ युहाव को बताया। लेकिन ह्यूओ युहाव ने बस मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पास अपनी योजनाएं हैं। ब्रदर टियनमिंग, बस प्रतीक्षा करो। ह्यूओ युहाव ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बल्कि फा नॉर्थ के कोर एरिया की ओर तेजी से बढ़ता रहा। आखिरकार टियनमिंग आइस सिल्कवर्म तो सिर्फ एक स्मार्ट स्पिरिट रिंग है और उसमें कोई निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। इसलिए भले ही वह इस समय आइस एम्प्रेस से मिलने की हिम्मत न करे, फिर भी वह ह्यूओ युहाव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टियनमिंग आइस सिल्कवर्म ने फिर से ह्यूओ युहाव को समझाने की कोशिश शुरू की, युहाव, तुम इसे भूल क्यों नहीं जाते। अब हमारे पास सौदेबाजी के लिए कुछ भी नहीं बचा है और हम आइस एम्प्रेस से मिलने जा रहे हैं। क्या यह मौत को दावत देना नहीं है। ह्यूओ युहाव मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो ब्रदर टियनमिंग, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जब हम कोर एरिया में पहुँच जाएं तो बस मेरे लिए रास्ता दिखा देना। टियनमिंग आइस सिल्कवर्म केवल लाचार होकर सहमत हो सका और ह्यूओ युहाव फा नॉर्थ के कोर एरिया की ओर तेजी से बढ़ता रहा। इसी बीच दोनों लोगों के बीच की खाई में सोल मास्टर्स को लगा कि ह्यूओ युहाव का चुनाव कुछ जल्दबाजी भरा था। आखिरकार उन्हें आइस गॉड सील के पूरे प्रभाव का पता नहीं था और न ही उन्हें यह एहसास था कि समानांतर लोक में ह्यूओ युहाव का आइस एम्प्रेस के लिए क्या महत्व था। वे आपस में चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे, आखिर वे अभी भी जवान हैं। अचानक इतनी बड़ी विरासत मिलने के बाद उनमें युवा ऊर्जा का होना स्वाभाविक है। भले ही समानांतर दुनिया में ह्यूओ युहाव पहले बहुत शांत रहता था, लेकिन इस समय वह अपना संयम खो बैठा लगता है। लेकिन क्या उसने अभी अभी यह नहीं कहा कि उसके पास एक योजना है। दूसरे व्यक्ति ने पलटवार किया। किसी और ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं होता, वह कैसी योजनाएं बना सकता है। दूसरी ओर हालांकि शानजी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक उसके मन में एक बुरा विचार आया, समानांतर लोक में ह्यूओ युहाव को यहीं मरने देना। आखिरकार मौजूदा हालात को देखते हुए समानांतर लोक में ह्यूओ युहाव का श्रेक अकेडमी में बने रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। अगर उसे वह चीज़ नहीं मिल सकती तो उसे नष्ट कर देने की मानसिकता के साथ शानजी ने सोचा कि उसे यहीं मरने देना शायद इतना बुरा नहीं होगा। हालांकि वह अपने विचार ज़बान से कहने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। सभी लोग स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहे और उसी क्षण ह्यूओ युहाव की प्रगति के बाद वे अंततः फा नॉर्थ के कोर एरिया में पहुंच गए। यह अब भी सफ़ेद रंग का एक विशाल विस्तार था और चूंकि यह कोर एरिया था इसलिए यहाँ का तापमान काफ़ी कम था। मनुष्यों की तो बात ही छोड़िए, साधारण बर्फीले जीव आइस टाइप क्रीचर्स भी इसके बहुत करीब आने पर इसे सहन नहीं कर पाएंगे। टियनमिंग आइस सिल्कवर्म ने जानबूझकर ह्यूओ युहाव की मदद नहीं की क्योंकि वह चाहता था कि ह्यूओ युहाव पीछे हट जाए। आखिर अगर ह्यूओ युहाव के लिए इतनी ठंड सहन करना मुश्किल होता तो क्या वह जल्दी नहीं चला जाता। लेकिन ह्यूओ युहाव को ठंड से बिल्कुल भी डर नहीं था। वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह घर आ गया हो और उसे जरा भी असुविधा नहीं हुई। इससे टियनमिंग आइस सिल्कवर्म और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। उसे ह्यूओ युहाव ने बाहर जाकर आइस एम्प्रेस को बाहर निकालने का आदेश दिया था, लेकिन हालात को देखते हुए टियनमिंग आइस सिल्कवर्म केवल असहाय होकर आहें भर सकता था। उसने दांत पीसते हुए सीधे बाहर छलांग लगा दी। फिर उसने अपने शरीर के भीतर मौजूद स्पिरिचुअल पावर को बाहर की ओर विकीर्ण रेडिएट करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वह स्वयं केंद्र बन गया। आइस एम्प्रेस, मैं जानता हूं कि आप मेरी उपस्थिति को महसूस कर रही हैं। मैं टियनमिंग बदला लेने के लिए वापस आया हूं। क्या आप मुझसे मिलने की हिम्मत रखती हैं। आवाज चारों ओर बेतहाशा गूंज उठी। कुछ ही समय बाद पहले से ही काले बादल अचानक हिंसक रूप से हिलने लगे और फिर दूर उत्तरी आकाश से एमरल्ड ग्रीन रंग की रोशनी की एक परत फैल गई। अंधेरा आसमान एमरल्ड ग्रीन रंग में बदल गया, पारदर्शी और मोहक। बदलते रंगों ने ऐसा प्रतीत कराया मानो ऊंचा आकाश पन्ना रत्न एमरल्ड में तब्दील हो गया हो। हवा में व्याप्त घुटन भरा वातावरण उसी क्षण अचानक गायब हो गया। टियनमिंग आइस सिल्कवर्म बुरी तरह पसीना बहा रहा था। आइस एम्प्रेस आ रही है। इस बार वह सचमुच आ रही है। डोलो डुअल कंपैरिजन, द युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 134 फ्री वेब नॉवल।
आइस एम्प्रेस का आत्मा समर्पण, हे भगवान युहाव, कृपया मुझे स्वीकार करें। इस समय स्क्रीन पर जैसे जैसे आकाश में हरी रोशनी फैलती गई, टियनमेंग आइस सिल्कवर्म के चेहरे पर स्पष्ट भय के भाव दिखाई देने लगे। टियनमेंग, तुम अभी भी जीवित हो। तुम सचमुच हमारे फानौत में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले प्राणी होने के योग्य हो। चारों दिशाओं से स्पष्ट आवाजें गूंज उठीं। जैसे ही यह आवाज सुनाई दी, एक भयानक ध्वनि तरंग के कारण जमीन पर जमी बर्फ अचानक लहर की तरह लगभग 3 मीटर ऊपर उठ गई। इससे टियनमेंग आइस सिल्कवर्म और भी ज्यादा घबरा गया। उसने और समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से ह्यूओ युहाव के शरीर में लौट आया। तब उसने तुरंत ह्यूओ युहाव से कहा, युहाव, यही तो तुम चाहते थे। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है। अब आगे का काम तुम खुद कर लो। स्पष्ट रूप से आइस एम्प्रेस को वश में करने और धमकाने के लिए तुरुप का पत्ता न होने के कारण टियनमेंग अभी भी बहुत कायर था। उसमें आइस एम्प्रेस से बाहर मिलने की हिम्मत भी नहीं थी। आइस एम्प्रेस के बारे में उसकी समझ के आधार पर यदि वह वहीं रुका रहता तो अंत में निश्चित रूप से उसका भक्षण हो जाता। हालांकि उस समय भले ही वह ह्यूओ युहाव के शरीर में लौट आया था, फिर भी वह बहुत चिंतित था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ह्यूओ युहाव के पास कौन से तरीके हैं। स्पिरिचुअल सी में उसका चेहरा अनिश्चित था और उसने सबसे बुरे संभावित परिदृश्य पर भी विचार करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार ह्यूओ युहाव बर्फ और हिम से ढकी इस सफ़ेद दुनिया में अकेला खड़ा था। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। लेकिन ह्यूओ युहाव ने टियनमेंग की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया और बस हल्के से हंसते हुए जवाब दिया। वह वहां खुलेआम खड़ा था। हालांकि आइस एम्प्रेस के पास आने पर तापमान गिर गया था, लेकिन उसे आइस गॉड की शक्तियां पहले ही प्राप्त हो चुकी थीं। उसके आसपास का तापमान कितना भी कम क्यों न हो जाए, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। अंततः आइस एम्प्रेस प्रकट हुई। आकाश से नीचे आती हुई टर्कोइज रोशनी के साथ आइस एम्प्रेस की आकृति सीधे ह्यूओ युहाव के सामने प्रकट हुई। आइस एम्प्रेस लगभग 1.5 मीटर लंबी थी, मूल टियनमेंग आइस सिल्कवर्म जितनी बड़ी नहीं थी। हालांकि उसका शरीर एक अत्यंत श्रेष्ठ बिच्छू स्कॉर्पियन जैसा था। महान क्यों? क्योंकि आइस एम्प्रेस के केवल 2 ही रंग थे, आइसी ब्लू और टर्कोइज। उसका कवच क्रिस्टल की तरह साफ था, जिससे वह रत्नों और क्रिस्टलों की तरह स्वच्छ और सुंदर प्रतीत होती थी। ह्यूओ युहाव को अचानक एहसास हुआ कि उच्च साधना स्तर वाले सोल बीस्ट्स के मूल रूप काफी आकर्षक लगते हैं। वह शांत और संयमित रहा। हालांकि स्पिरिचुअल सी में स्थित टियनमेंग आइस सिल्कवर्म आइस एम्प्रेस के असली रूप को देखकर भय से कांप रहा था। आइस एम्प्रेस ने भी तुरंत ध्यान दिया कि उसके सामने मौजूद प्राणी टियनमेंग आइस सिल्कवर्म नहीं था। उसने तुरंत भौहें चढ़ा लीं और ठंडे लहजे में ह्यूओ युहाव से पूछा, मनुष्य, तुम यहाँ क्यों हो? टियनमेंग कहाँ है? ये सुनकर ह्यूओ युहाव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते, मेरा नाम ह्यूओ युहाव है। उस समय आइस एम्प्रेस को ह्यूओ युहाव में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह केवल टियनमेंग को ढूंढकर उसे खाना चाहती थी। लेकिन तभी उसने ह्यूओ युहाव के माथे पर एक अजीब निशान देखा और उसके शरीर से एक पवित्र और उदात्त आभा निकलने लगी। यह आभा आइस एम्प्रेस को बहुत विचित्र लगी। इस आभा के प्रकट होने के साथ ही उसे ह्यूओ युहाव के प्रति अत्यधिक पहचान और सद्भावना का भाव महसूस हुआ। हालांकि वह उसे पहचान नहीं पाए, फिर भी उसे एक अजीब सा गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आइस एम्प्रेस के मन में आत्मसमर्पण करने की अनैच्छिक इच्छा जागृत हो गई, जो उसे बिल्कुल अपरिचित लगी। अब ह्यूओ युहाव को कम आंकने की हिम्मत न करते हुए उसने उसे गंभीर भाव से देखा। हालांकि ये गंभीर भाव धीरे धीरे नरम पड़ गया। आइस गॉड सील के प्रभाव से ह्यूओ युहाव के प्रति उसकी दृष्टि कोमल और विस्मय से भर गई। आप कौन हैं? अंततः आइस एम्प्रेस ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। ये सुनकर ह्यूओ युहाव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैंने अभी अभी नहीं कहा था? मेरा नाम ह्यूओ युहाव है। बेशक, अगर आप मेरी पहचान के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मैं आइस गॉड का उत्तराधिकारी हूँ। वह धीरे धीरे बोला। आइस गॉड सील के प्रभाव को जानते हुए ह्यूओ युहाव बिल्कुल भी घबराया नहीं, वह आराम से खड़ा रहा। लेकिन ह्यूओ युहाव का जवाब सुनकर आइस एम्प्रेस पूरी तरह से अचंभित प्रतीत हुई। उसने हैरानी भरे चेहरे से उसकी ओर देखा और बोली, आइस गॉड, यह असंभव है। आइस गॉड की विरासत तो बहुत पहले ही खो गई थी, और एक इंसान होकर तुम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हो? ह्यूओ युहाव ने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो बस देख लीजिए। वह आइस एम्प्रेस के और करीब गया। वह ह्यूओ युहाव के प्रति किसी भी प्रकार की शत्रुता प्रदर्शित नहीं कर सकी। इसके बजाय उसने पाया कि वह जितना करीब आता गया, उसके प्रति समर्पण की भावना उतनी ही प्रबल होती गई। उनके चारों ओर मौजूद स्पिरिचुअल पावर के प्रति उनकी अनुभूति भी तीव्र हो गई। आने वाली विपत्ति ट्रिब्यूलेशन के दौरान उनके सीने में व्याप्त बेचैनी पूरी तरह से दूर हो गई। जब उसने ह्यूओ युहाव को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तभी ह्यूओ युहाव हंस पड़ा और उसके ठीक पीछे एक ब्लू आइड क्रिस्टल फीनिक्स की छाया प्रकट हुई। इस दृश्य को देखकर आइस एम्प्रेस एक बार फिर स्तब्ध रह गई। क्या यही आइस गॉड का असली रूप है?
क्या तुम सच कह रहे हो? इंसान, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं, लॉर्ड युहाव, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ? उसने सहज रूप से ह्यूओ युहाव के प्रति सम्मान दिखाया, क्योंकि यदि वह उनका अनादर करती तो उसे घोर अपराधबोध होता। इसलिए उसने उन्हें लॉर्ड युहाव कहकर संबोधित किया, जिससे उसका अपराधबोध कम हुआ और उसे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। ह्यूओ युहाव ने खुलकर बात की, क्योंकि इस स्थिति में वास्तव में छिपाने जैसा कुछ नहीं था। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, जिसमें ये भी शामिल था कि वे फार नॉर्थ क्यों आए और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने आइस गॉड की विरासत कैसे प्राप्त की। बेशक उन्होंने अपने रहस्यमय एंशिएंट ट्री के बारे में विवरण देना छोड़ दिया, लेकिन बाकी सब सच था। जैसे जैसे आइस एम्प्रेस सुनती गई, उसका सदमा और बढ़ता गया। जब उसे पूरी कहानी पता चली तो उसने ह्यूओ युहाव को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। ह्यूओ युहाव को देखकर उसके मन में कोई शत्रुता नहीं थी, बल्कि वह उसे एक अनमोल खजाना मानती थी। फिर वह अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गई, ह्यूओ युहाव के सामने एक घुटने पर बैठ गई और श्रद्धा का भाव धारण कर लिया। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है जो घटित हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि लॉर्ड युहाव आप ही नियत उत्तराधिकारी हैं। तो फिर कृपया मुझे अपना स्वामी बनने की अनुमति दें। बिंगा पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करने और हर कीमत पर आपके लिए गुलाम की तरह काम करने को तैयार है। डोलो, डुअल कंपैरिजन, द युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 135 फ्री वेब नॉवल। आइस एम्प्रेस, मास्टर, कृपया स्नो एम्प्रेस को एक मौका दें। अब जब उसे पूरी कहानी पता चल गई है तो आइस एम्प्रेस ने तुरंत निर्णय लिया। वह तुरंत ह्यूओ युहाव के सामने घुटने टेक कर बैठ गई और उससे उसे वश में करने की विनती करने लगी। आइस एम्प्रेस समझ गई थी कि ह्यूओ युहाव निकट भविष्य में एक सच्चा आइस गॉड बन जाएगा। चूंकि ऐसा था, इसलिए फार नॉर्थ के सभी सोल बीस्ट्स ह्यूओ युहाव के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए बेताब हो जाते। ये भाग्य और संयोग की बात है। ह्यूओ युहाव आइस गॉड का उत्तराधिकारी बन गया था और उसे पूरे फार नॉर्थ का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। उसके आसपास के प्राणी जितने करीब होते थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से उतने ही अधिक आशीर्वाद और उपहार प्राप्त होते थे। इस व्यवहार से ह्यूओ युहाव की किस्मत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे मिलने वाली किस्मत का अनुपात अलग होगा। जैसा कि कहावत है, जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। जब फार नॉर्थ के सौभाग्य के वाहक ह्यूओ युहाव किसी व्यक्ति या जानवर पर कृपा करते थे तो उन्हें उतने ही अधिक आशीर्वाद और उपहार प्राप्त होते थे। जैसे जैसे अधिक सोल बीस्ट्स आत्मसमर्पण करते गए, ह्यूओ युहाव स्वाभाविक रूप से उन सभी को याद रखने या उनमें से प्रत्येक के लिए विशेष स्नेह रखने में असमर्थ होता गया। इस प्रकार जिन्हें सबसे अधिक आशीर्वाद और उपहार प्राप्त हुए, वे केवल वही सोल बीस्ट्स हो सकते थे जिनसे ह्यूओ युहाव सबसे अधिक प्रेम करता था। इसीलिए आइस एम्प्रेस ने पहल करने का फैसला किया। जबकि अन्य सोल बीस्ट्स ह्यूओ युहाव की पहचान से अनजान थे, वह पहली थी जिसने उसके सामने आत्मसमर्पण किया, जिससे उसे अकेले इस उपहार का आनंद लेने की अनुमति मिली। भले ही बाद में अन्य सोल बीस्ट्स भी आत्मसमर्पण करने के लिए होड़ करें, तब तक आइस एम्प्रेस लंबे समय से ह्यूओ युहाव की सेवा कर रही होगी और इस उपहार का अधिकांश भाग अभी भी उसके पास ही होगा। इसीलिए वह पहले ही ह्यूओ युहाव के सामने घुटने टेक चुकी थी। ह्यूओ युहाव के स्पिरिचुअल सी में इस दृश्य को देखकर टियनमिंग आइस सिल्कवर्म पूरी तरह से अवाक रह गया। उसके मन में आइस एम्प्रेस हमेशा से ही वह ठंडी, अभिमानी देवी रही थी। तो फिर अब वह ह्यूओ युहाव की चहेती बनने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी? इससे टियनमिंग आइस सिल्कवर्म को बहुत असहजता महसूस हुई। उसे ऐसा लगा मानो उसकी देवी उससे घृणा करती हो, लेकिन दूसरों के सामने उत्सुकता से अपनी पूंछ हिला रही हो। और दोनों लोगों के बीच के अंतराल में सभी सोल मास्टर्स भी स्तब्ध रह गए। वे आइस गॉड सील के कार्य को नहीं जानते थे, न ही वे उपहारों और आशीर्वादों की अवधारणाओं को समझते थे। उन्होंने केवल सतही तौर पर ही मामले को देखा और आइस एम्प्रेस की आत्मसमर्पण की पहल को देखा। परिणामस्वरूप सभी सोल मास्टर्स पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। मेरा हॉन्चन, क्या ये सचमुच फार नॉर्थ के 3 हेवन किंग्स की आइस एम्प्रेस हैं? क्या उन्होंने वास्तव में आत्मसमर्पण करने की पेशकश की? कॉन्डेमिंग, ऐसा लगता है कि आइस गॉड की विरासत वाकई भयानक है। आइस एम्प्रेस जैसे सोल बीस्ट्स भी इसके आगे झुकने को तैयार हैं। डूबूसी, अब अगर वह परिवार समानांतर दुनिया में ह्यूओ युहाव का पक्ष जीत लेता है, तो क्या यह एक तरह से एक खरीदो एक मुफ्त पाओ वाली स्थिति नहीं होगी? आइस एम्प्रेस का पक्ष भी हासिल कर लेना। और अगर आइस एम्प्रेस इस तरह व्यवहार करती है तो स्नो एम्प्रेस का क्या होगा? टाइटन आइस जायंट किंग का क्या होगा? अरे बाप रे, समानांतर दुनिया में ह्यूओ युहाव का मूल्य आसमान छू गया। सभी ने आह भरी। उनकी बातें सुनने के बाद श्रेक अकेडमी की शानजी और भी असहज महसूस करने लगी। मूल रूप से इस समानांतर दुनिया में ह्यूओ युहाव भी उन्हीं का था। यदि वह श्रेक अकेडमी के प्रति मूल ह्यूओ युहाव की तरह ही वफादार रह सके तो उन्हें एक बार फिर एक शक्तिशाली सहयोगी मिल जाएगा। दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ह्यूओ युहाव अब श्रेक अकेडमी में और नहीं रुक पाएगा। इसलिए शानजी का मूड बहुत खराब था।
दूसरी ओर बिंग को अपने सामने घट रहे दृश्य से अब आश्चर्य नहीं हो रहा था। मुझे बिल्कुल पता था कि ऐसा ही होगा, उसने सोचा। समानांतर दुनिया में अपने चुनाव को लेकर बिंग को आश्चर्य नहीं हुआ, उसका मानना था कि यह सबसे विवेकपूर्ण निर्णय था। बिंग, तुम बहुत चालाक हो, जू ने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी आवाज़ में ईर्ष्या का भाव स्पष्ट था। बिंग मुस्कुराई और बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, जू। तुमसे पहले मुझे समानांतर दुनिया के युहाव से किसने मिलवाया? लेकिन चिंता मत करो, हम अच्छी बहनें हैं। चाहे इस दुनिया में हो या परलोक में, हम हमेशा अच्छी बहनें रहेंगी। एक दिन हम बहनें समानांतर दुनिया में युहाव की एक साथ सेवा करेंगी और आशीर्वाद साझा करेंगी। क्या ये खूबसूरत नहीं है? बिंग ने जू से बातचीत जारी रखी। सेवा शब्द सुनते ही जू शर्मा गई। वहीं मूल दुनिया के युहाव को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। ये बिंग और जू के असली शरीर थे, उस समय उसके भीतर निवास करने वाली दो आत्माओं के विपरीत। वे अपने शारीरिक स्वरूप से सीधे उसकी सहायता कर सकते थे। इसलिए यदि इस समानांतर दुनिया में युहाव भी आइस एम्प्रेस को वश में कर लेता है, तो वह आसानी से दोलो कॉन्टिनेंट में भ्रमण कर सकेगा। वह स्क्रीन को लगातार देखता रहा। इस समय स्क्रीन पर युहाव आइस एम्प्रेस के विचारों को बहुत अच्छी तरह समझता था, क्योंकि उसने आइस गॉड सील के माध्यम से भाग्य और आशीर्वाद के बारे में सीखा था। उसने उसे बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं किया। वास्तव में वह जानबूझकर यहाँ आया था, ये समझते हुए कि आइस एम्प्रेस यही कदम उठाएगी। अन्यथा टियनमिंग आइस सिल्कवर्म द्वारा हतोत्साहित किए जाने के बाद वह विशेष रूप से आइस एम्प्रेस की खोज में यहाँ नहीं आता। इस प्रकार आइस एम्प्रेस की इच्छाएं युहाव की इच्छाओं से पूरी तरह मेल खाती थीं। युहाव ने धीरे से बिंग के सुंदर गालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बिंग, आज से तुम मेरी हो। ये सुनकर बिंग अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके आमतौर पर ठंडे और अभिमानी चेहरे पर थोड़ी सी शर्म झलक उठी। उसने पहल करते हुए युहाव के हाथ के पिछले हिस्से को चूमा और स्नेहपूर्वक युहाव को मास्टर कहकर पुकारा। फिर उसने युहाव को सुझाव दिया, मास्टर, मेरी एक अच्छी बहन है। वह स्नो एम्प्रेस है, फार नॉर्थ के 3 हेवन किंग्स में से एक। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और वह निश्चित रूप से आपके सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार होगी। तो अगर आप तैयार हैं तो क्या आप उसे एक मौका दे सकते हैं? मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले जाऊंगी। कैसा रहेगा अगर हम दोनों बहनें मिलकर आपकी सेवा करें? आइस एम्प्रेस स्नो एम्प्रेस को नहीं भूली थी। युहाव को अपना स्वामी मानने के बाद उसने तुरंत अपनी बहन के बारे में सोचा और यह प्रस्ताव दिया। युहाव की यह बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। स्नो एम्प्रेस, फार नॉर्थ के 3 हेवन किंग्स में से एक। जरूर, तो मैं तुम्हें बिंग वहां ले जाने के लिए परेशान करूंगा। डोलो डुअल कंपैरिजन, द युहाव इज टू क्रूर, चैप्टर 136 फ्री वेब नॉवल। समनंटर युहाव की थर्ड सोल रिंग, 100,000 ईयर्स। आइस एम्प्रेस द्वारा अपनी बहनों का जिक्र सुनकर युहाव को एहसास हुआ कि वे फार नॉर्थ के 3 हेवन किंग्स की नेता स्नो एम्प्रेस की वंशज थीं। युहाव तुरंत बहुत खुश हो गया। आखिरकार वह ज्ञानी था और फार नॉर्थ के 3 हेवन किंग्स के बारे में उसे कुछ जानकारी थी। वह भली भांति जानता था कि यद्यपि आइस एम्प्रेस शक्तिशाली थी, फिर भी उसकी शक्ति तीनों राजाओं में दूसरे स्थान पर ही आ सकती थी। स्नो एम्प्रेस आइस एम्प्रेस के अलावा वास्तव में और भी अधिक शक्तिशाली थी। इसलिए युहाव ने स्नो एम्प्रेस को ढूंढने के लिए अपने साथ ले जाने के आइस एम्प्रेस के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। दो लोगों के बीच की खाई में सोल मास्टर्स अपने सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। वे सभी हैरान थे और इसके बारे में बात किए बिना नहीं रह सके। आइस एम्प्रेस के बाद क्या स्नो एम्प्रेस भी आत्मसमर्पण करने की पहल करेगी? क्या ये बेहद शर्मनाक नहीं है? अगर ऐसा है तो फार नॉर्थ के दो सबसे शक्तिशाली राजाओं ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अगर भविष्य में कोई उससे निपटना चाहता है तो बड़ी संख्या में टाइटल डोलो और सैनिकों को भेजे बिना वे कैसे सफल हो सकते हैं? स्क्रीन पर प्रदर्शित दृश्य को देखकर सोल मास्टर्स अपनी भावनाओं को मुश्किल से ही नियंत्रित कर पाए। यहाँ तक कि मूल दुनिया के युहाव को भी थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। हालांकि उसने आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस को वश में कर लिया था, लेकिन उसकी मूल दुनिया में उसके पास जो अवतार थे वे भौतिक रूप में नहीं थे। इसके विपरीत समानांतर दुनिया में स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस पूर्ण रूप में थे। दूसरे शब्दों में वे समानांतर दुनिया में युहाव को बहादुरी से लड़ने में मदद कर सकते थे। इसका मतलब यह था कि समानांतर दुनिया में युहाव के साथ दो सुपर डोलो स्तर के उस्ताद उसकी सुरक्षा कर रहे थे। जीवन वास्तव में आरामदायक था। इस प्रकार उस क्षण युहाव को भी अत्यधिक ईर्ष्या का अनुभव हुआ। स्क्रीन को देखते हुए वह आह भरे बिना नहीं रह सका। निश्चित रूप से मैं समानांतर दुनिया में इसके योग्य हूँ। वह स्क्रीन को लगातार देखता रहा। उसी क्षण स्क्रीन पर यह दृश्य सामने आया। आइस एम्प्रेस के नेतृत्व में युहाव स्नो एम्प्रेस के क्षेत्र में पहुंच गया था। दुर्भाग्यवश हालांकि वे स्नो एम्प्रेस के क्षेत्र में पहुंच गए थे, लेकिन वह वहां कहीं नहीं मिली।
ऐसा प्रतीत होता था कि स्नो एम्प्रेस काफ़ी समय से अनुपस्थित थी। मास्टर, मुझे खेद है। ऐसा लगता है कि स्नो एम्प्रेस इस समय फार नॉर्थ में नहीं है, आइस एम्प्रेस ने कहा। इसलिए वह केवल असहाय होकर आह भर सकती थी और अत्यंत अपराधबोध के साथ ह्यू युहाव से माफ़ी मांग सकती थी। हालांकि ह्यू युहाव इतनी छोटी सी बात के लिए उसे दोष नहीं देगा। उसने सिर हिलाया और आइस एम्प्रेस की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। चूंकि हम अभी तक मिले नहीं हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा भाग्य अभी नहीं आया है। हम सही समय आने पर मिलेंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर आइस एम्प्रेस ने जोर से सिर हिलाया और तुरंत सहमति दे दी। दूसरी ओर विमानों के बीच के अंतराल में इस दृश्य को देखने के बाद बिंगा ने राहत की सांस ली। उसने स्नो एम्प्रेस की ओर मुड़कर पूछा, जरा सोचो तो सही, उस दौरान तुम कहाँ गई थीं? कुछ देर सोचने के बाद स्नो एम्प्रेस ने जवाब दिया, अगर मुझे सही याद है तो मैं स्पिरिचुअल मेडिसिन की तलाश में गई थी। बाद में मैंने इसे फिर से बनाया क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल मेडिसिन मिल गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि समानांतर दुनिया में रहते हुए मैं इस वजह से इतना बड़ा अवसर खो दूंगी। उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन बिंगा ने तुरंत उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं जू। भले ही इस समानांतर दुनिया में आपकी युहाव से सीधी मुलाकात न हुई हो, लेकिन बाद में आपकी मुलाकात उससे जरूर होगी। आखिरकार हमारी तरफ भी आपकी युहाव से मुलाकात काफ़ी देर बाद ही हुई थी। ऐसे में जब हम दोबारा मिलेंगे तो स्थिति वही रहेगी। बस इतना ही है कि उसे अपने मास्टर को पहचानने में थोड़ी देर लगी। यह अंतर इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। बिंगा स्नो एम्प्रेस को सांत्वना देती रही। ये सुनकर स्नो एम्प्रेस ने बिंगा को सिर हिलाकर इशारा किया, ये सही है, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। वह स्क्रीन देखते हुए सहमत हो गई। उस क्षण स्क्रीन पर हालांकि ह्यू युहाव को स्नो एम्प्रेस को न जीत पाने का थोड़ा अफसोस था, लेकिन उसने आइस एम्प्रेस को सफलतापूर्वक वश में कर लिया था, इसलिए वह बहुत अच्छे मूड में था। और इसकी तुलना में ह्यू युहाव वास्तव में अपने लक्ष्यों पर अधिक केंद्रित था। इस यात्रा का उनका दूसरा उद्देश्य अपने लिए थर्ड सोल रिंग खोजना था। यद्यपि शुरू में वह सीधे स्टार डाउ ग्रेट फॉरेस्ट में जाकर सोल बीस्ट्स की खोज करना चाहता था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि फार नॉर्थ में भी एक सोल बीस्ट मौजूद है जो उसकी थर्ड सोल रिंग के लिए बहुत उपयुक्त है। वह सोल बीस्ट अलूसरी एल्क था। अलूसरी एल्क एक स्पिरिचुअल टाइप सोल बीस्ट है जो केवल फार नॉर्थ में ही मौजूद है। फार नॉर्थ में भी इन सोल बीस्ट्स की संख्या अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार के सोल बीस्ट में अलूजन मायाजाल की क्षमता होती है। वे अपनी मेंटल पावर का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी के मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे वह एक निश्चित अवधि के लिए उनके द्वारा बनाए गए भ्रम में फंस जाता है। यदि किसी अलूसरी एल्क का कल्टिवेशन लेवल विशेष रूप से उच्च हो तो वह अलूजन के भीतर ही किसी व्यक्ति को सीधे मार भी सकता है। इसीलिए ह्यू युहाव इस बार फार नॉर्थ की यात्रा पर गया था। उन्होंने पाया कि यह सोल स्किल वास्तव में उनके लिए उपयुक्त थी। अब जबकि वह पहले ही लेवल 30 पर पहुंच चुका था, उसकी पिछली सोल स्किल्स में युद्ध शक्ति की कमी थी। उस पर एकमात्र मानसिक हमला टियनमिंग आइस सिल्कवर्म का स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस था। हालांकि उस सोल स्किल की विरोधियों के खिलाफ सीमित प्रभावशीलता थी, खासकर जब वे सतर्क थे। लेकिन अगर ह्यू युहाव अलूसरी एल्क की सोल रिंग प्राप्त कर ले तो सब कुछ बदल जाएगा। ह्यू युहाव निश्चित रूप से अलूजन जैसी क्षमता को अनलॉक कर लेगा, जो उसके लिए अभी और भविष्य में भी बेहद उपयोगी होगी। इसलिए उसने तुरंत अपनी ज़रूरतें आइस एम्प्रेस को बता दीं। अलूसरी एल्क, इसे मुझ पर छोड़ दो मास्टर, आइस एम्प्रेस ने उत्सुकता से उत्तर दिया। चूंकि उसने पहले ही ह्यू युहाव को अपना मास्टर मान लिया था, इसलिए उसने पूरी निष्ठा से उसकी सेवा करने का निश्चय कर लिया था। इसलिए जब ह्यू युहाव ने अपनी ज़रूरतें बताईं तो बिंगा तुरंत सहमत हो गई। ऐसा संयोग है कि इस प्रकार का सोल बीस्ट मेरे अधिकार क्षेत्र में है। मुझे याद है कि पूरे फार नॉर्थ में अभी भी एक अलूसरी एल्क बचा है जिसकी खेती का आधार लगभग 100,000 ईयर्स पुराना है। इसका पहले के वर्षों में ह्यूमन सोल मास्टर्स द्वारा शिकार किया गया था और यह घायल हो गया था, जिससे यह मरणासन अवस्था में है। चूंकि मास्टर को इसकी आवश्यकता है, इसलिए यह इसके लिए सम्मान की बात होगी। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। मुझे विश्वास है कि यदि इसे पता चल जाए कि इसकी सोल रिंग का उपयोग तुम कर सकते हो तो ये स्वयं को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएगा। डोलो डुअल कंपैरिजन द युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 137 फ्री वेब नॉवल। सोल बीस्ट सैक्रिफाइस। आइस एम्प्रेस पर सवार होकर अलूसरी एल्क कैंप की ओर। आइस एम्प्रेस की बातें सुनकर ह्यू युहाव थोड़ा अचंभित रह गया। आखिरकार उसने इससे पहले कभी भी एक 100,000 ईयर्स पुराने सोल बीस्ट को सैक्रिफाइस बलिदान के रूप में मांगने के बारे में नहीं सोचा था। इससे पहले ऐसी संभावना लगभग अवास्तविक प्रतीत होती थी। वास्तव में वह अपनी थर्ड सोल रिंग की उम्र 1 या 2000 वर्ष के बीच रखना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से ये सुनकर आइस एम्प्रेस ने उसके लिए 100,000 ईयर्स की सोल रिंग बनवाने की योजना बनाई। इससे ह्यू युहाव को अत्यधिक उत्साह का अनुभव हुआ। आखिरकार ये तो केवल तीसरी सोल रिंग थी।
100,000 ईयर्स के स्तर की सोल रिंग होना ऐसी बात थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा अवसर केवल एक सोल बीस्ट के सैक्रिफाइस के माध्यम से ही साकार हो सकता था। इससे पहले युहाव ने कैसे कल्पना की होगी कि वह आइस गॉड का उत्तराधिकारी बनेगा, और यहाँ तक कि 1 लाख साल पुराना सोल बीस्ट भी उसके लिए स्वयं को बलिदान करने को तैयार होगा। इसलिए युहाव ने आइस एम्प्रेस की ओर कृतज्ञता से देखते हुए कहा, तो फिर मैं आपको इस काम से परेशान करूंगा। युहाव की बातें सुनकर आइस एम्प्रेस का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने उत्साह से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो मास्टर, यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके साथ ही आइस एम्प्रेस अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गई और युहाव को अपनी पीठ पर सवार होने के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच समतल मैदान के दूसरी ओर सोल मास्टर्स का एक समूह उस दृश्य को देखकर पूरी तरह से अचंभित खड़ा था। तो क्या इसी तरह से सोल रिंग प्राप्त की जाती है? क्या सिर्फ संपर्कों पर भरोसा करना है या सैक्रिफाइस के लिए सोल बीस्ट्स को ढूंढना है? अगर तुम भी आइस गॉड के उत्तराधिकारी होते तो तुम निश्चित रूप से ऐसा कर पाते, लेकिन दुर्भाग्य से तुम नहीं हो। ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला है। वे इस बारे में चर्चा किए बिना नहीं रह सके। जब वे बोल रहे थे तो उनकी ईर्ष्या स्पष्ट रूप से झलक रही थी। आखिरकार यह एक 100,000 ईयर्स पुरानी सोल रिंग थी, और इतनी आसानी से अपनी तीसरी सोल रिंग के लिए ऐसा कारनामा कर दिखाने से उनकी लालसा और भी बढ़ गई। उनमें से सियो होंगचन ने अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन सैक्रिफाइस होने पर भी क्या समानांतर दुनिया में युहाव वास्तव में 100,000 ईयर्स की सोल रिंग के दबाव को झेल सकता है? कॉन डेमिंग ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बिल्कुल, वह इसे संभाल सकता है। उसका शरीर साधारण सोल मास्टर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है, और चूंकि यह सोल बीस्ट का सैक्रिफाइस है इसलिए कोई प्रतिबंध नहीं है। उसे 100,000 ईयर्स की सोल रिंग को अवशोषित करने में कोई समस्या नहीं होगी। जिंगहोंचन ने आगे कहा, लेकिन इस मामले में समानांतर दुनिया में युहाव और भी अधिक भयावह हो जाता है। वह पहले से ही बेहद प्रभावशाली था। अब उसके पास एक थर्ड सोल रिंग है जो 100,000 ईयर्स पुरानी सोल रिंग है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कुछ और समय मिलने पर वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार युहाव की ताकत में हुई तीव्र वृद्धि वास्तव में उल्लेखनीय थी। ये सोचकर टैंग सन को भी हल्का सा सिरदर्द महसूस हुआ। लेकिन मुझे याद है कि उस समय मैं फार नॉर्थ में था, उसने धीरे से कहा। उसी क्षण मेंग होंगचन अचानक बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर सियो होंगचन, जिंग होंगचन, कॉन डेमिंग और सन मून रॉयल एकेडमी के अन्य सभी लोगों ने तुरंत मेंग होंगचन की ओर देखा। जिंग होंगचन ने पूछा, मेंग, क्या तुम सच कह रही हो? मेंग होंगचन ने उत्तर दिया, मैंने अभी इस बारे में ध्यान से सोचा और मुझे याद आया कि मैं उस समय फार नॉर्थ में थी। सियो होंगचन ने जोर देकर पूछा, जब आपके पास करने के लिए और कुछ नहीं था तो आप फार नॉर्थ में क्या कर रही थी? मेंग होंगचन ने गुस्से से कहा, तुम भूल गए, मैं सोल रिंग लेने गई थी। फिर भी तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें तब भी साथ आने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन तुमने कहा कि तुम कुछ सोल गाइड्स का अध्ययन करना चाहते हो और अपनी प्यारी बहन को अकेले छोड़ दिया। इसलिए बाद में मैं स्कूल द्वारा आयोजित टीम लीडर के पद पर शामिल हो गई। वह एक खतरनाक समय था क्योंकि वापसी के रास्ते में हमारा सामना 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट से भी हुआ। मैं टीचर से अलग हो गई और महज किस्मत से बच गई। घटना को याद करते हुए सियो होंगचन ने अजीब सी मुस्कान दी। जिंग होंगचन और कॉन डेमिंग ने उत्सुकता भरी निगाहों से एक दूसरे का अभिवादन किया। जिंग होंगचन ने कहा, तो इस समानांतर दुनिया के युहाव और मेंग की मुलाकात हो सकती है। कॉन डेमिंग ने बीच में कहा, अगर वे ऐसा करते हैं तो क्या हमें उसे अपने सन मून रॉयल एकेडमी में लाने का मौका नहीं मिलेगा? वह हमेशा से सोल गाइड्स का अभ्यास करना चाहता था। बहुत संभव है कि वह मेंग के सोल गाइड से मिलने आया हो। इस संभावना की कल्पना करते ही जिंग होंगचन और कॉन डेमिंग दोनों की आंखें उत्साह से चमक उठीं। दूसरी ओर श्रेक अकेडमी के वरिष्ठ अधिकारी डूबूसी और जू जियावे अपने चेहरे पर भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। स्पष्टतः वे समानांतर दुनिया से आए युहाव को सन मून एम्पायर में शामिल होते हुए नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि इससे उन्हें समानांतर दुनिया में काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। वे माथे पर शिकन और गंभीर भाव लिए देखते रहे। उस क्षण स्क्रीन पर आइस एम्प्रेस के नेतृत्व में युहाव तेजी से इल्यूसरी एल्क के क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। वे तेजी से आगे बढ़े क्योंकि युहाव आइस एम्प्रेस की पीठ पर सवार था। उसकी मदद से युहाव पलक झपकते ही अपने गंतव्य तक पहुंच गया। पहुंचने पर आसपास के इल्यूसरी एल्क्स पहले तो अचंभित रह गए। युहाव को पहली बार देखते ही वे शत्रुता से भर गए। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि युहाव आइस एम्प्रेस की पीठ पर सवार था। इससे इल्यूसरी एल्क्स का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उनकी स्मृति में आइस एम्प्रेस उनके फार नॉर्थ के 3 हेवन किंग्स में से एक थी जो पूजनीय और राजसी थी, लेकिन अब उस पर एक इंसान सवार था। ऐसा दृश्य उनकी नज़रों में बेहद घृणित था।
फिर भी जैसे ही ह्यू युहाव आइस एम्प्रेस से उतरा, वह मानव रूप में परिवर्तित हो गई। वह आगे बढ़ी और अलूसरी एल्क्स के एक समूह ने तुरंत सम्मानपूर्वक उसे घेर लिया। उन्होंने अपनी सोल बीस्ट भाषा में आइस एम्प्रेस का अभिवादन करना शुरू कर दिया। आइस एम्प्रेस ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और बस उन्हें सिर हिलाकर सहमति दे दी। उसने ह्यू युहाव की पहचान, जरूरतों और उनकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में सीधे तौर पर बताया। अचानक उनके सामने मौजूद अलूसरी एल्क्स चौंक गए और जब उन्होंने दोबारा ह्यू युहाव की ओर देखा तो उनके चेहरे सम्मान से भरे हुए थे। तभी एक बहुत बड़ा बारहसिंगा प्रकट हुआ। उसने ह्यू युहाव के सामने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया और उसके जूते चाटने लगा। डोलो डुअल कंपैरिजन, दस युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 138 फ्री वेब नॉवल। अद्भुत सुधार, सोल पावर में अभूतपूर्व वृद्धि, लेवल 36। इस समय ह्यू युहाव के सामने प्रकट हुआ और सद्भावना दिखाने के लिए उसके जूते चाटता रहा अलूसरी एल्क, स्वाभाविक रूप से वही अलूसरी एल्क था जिसका उल्लेख आइस एम्प्रेस ने पहले किया था। उसकी सोल पावर कल्टिवेशन का स्तर 100,000 ईयर्स तक था, लेकिन अत्यधिक जीवन शक्ति के क्षय के कारण उसका जीवन समाप्त होने वाला था। हालांकि शुरुआत में जब उसे ह्यू युहाव की पहचान का पता नहीं था, तब उसने उसके प्रति कुछ शत्रुता दिखाई, लेकिन जब आइस एम्प्रेस ने ह्यू युहाव की पहचान और ज़रूरतों का विस्तार से वर्णन किया, तो अलूसरी एल्क ने खुद को उसके द्वारा आवश्यक महसूस करके बहुत सम्मानित महसूस किया। इसलिए इस समय ये किसी भी समय ह्यू युहाव के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। दो लोगों के बीच की खाई में इस दृश्य को देखकर सभी सोल मास्टर्स पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। पहली बार उन्हें समझ आया कि सोल बीस्ट्स का विश्वास कितना दृढ़ था। ये स्पष्ट था कि उन्हें अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। हालांकि जब उन्हें पता चला कि समानांतर लोक में रहने वाला ह्यू युहाव आइस गॉड का उत्तराधिकारी है, तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि खुद को बहुत सम्मानित महसूस किया। इसका केवल यही अर्थ हो सकता है कि वे आइस गॉड के सबसे वफादार अनुयायी थे। साथ ही उन्हें ये भी लगा कि ह्यू युहाव का भविष्य उज्ज्वल है। आखिरकार उसके पास पहले से ही लगभग अजेय प्रतिभा थी। अब फानॉथ के सोल बीस्ट्स को भी अपनी जान कुर्बान करने पर मजबूर करने वाली स्थिति के साथ भविष्य में अपनी शक्ति को और विकसित करना उसके लिए निश्चित रूप से आसान होगा। सभी सोल मास्टर्स इस बात से उत्सुक थे कि फानॉथ का सौभाग्य स्वीकार करने के बाद ह्यू युहाव कुछ हद तक फानॉथ का स्वामी बन गया था। विशेष रूप से उनके सामने का दृश्य उन पर गहरा प्रभाव डाल रहा था, जिससे उनके मन में ये जिज्ञासा पैदा हो गई कि भविष्य में जब ह्यू युहाव वास्तव में बड़ा हो जाएगा, तो क्या वह फानॉथ के सोल बीस्ट्स के दृष्टिकोण से सोचेगा या मनुष्यों के दृष्टिकोण से सोचना जारी रखेगा। सभी लोग इसी विचार के साथ स्क्रीन की ओर देखते रहे। इस समय स्क्रीन पर आइस एम्प्रेस ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। अलूसरी एल्क्स को सब कुछ समझाने के बाद उसने ह्यू युहाव से पूछा कि क्या वह सैक्रिफाइस सेरेमनी शुरू करना चाहता है। ह्यू युहाव ने तुरंत सहमति दे दी। हालांकि समारोह शुरू होने से पहले ही उसने जानबूझकर अपने सामने मौजूद अलूसरी एल्क के माथे पर हाथ फेरा और आइस गॉड सील से प्राप्त ज्ञान के अनुसार कुछ आशीर्वाद मंत्रों का जाप करने लगा। यद्यपि वह जानता था कि यह अलूसरी एल्क की पूरी तरह से स्वैच्छिक इच्छा थी, फिर भी लाभार्थी होने के नाते वह इस लाभ को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए आइस गॉड के उत्तराधिकारी के रूप में वह इन अलूसरी एल्क्स को आशीर्वाद देने के लिए तैयार था। मंत्रोच्चार करते हुए उसने अलूसरी एल्क को सहलाया। कुछ मिनटों के बाद उसने सारे मंत्रों का जाप पूरा कर लिया। अचानक अलूसरी एल्क्स के माथे से एक चकाचौंध भरी नीली रोशनी निकली। इसके बाद वहां मौजूद सभी अलूसरी एल्क्स को ऐसा लगा जैसे उन्हें फानॉथ के सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो गया हो, मानो वे पूरे फानॉथ में हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर के और करीब आ गए हों। तो अचानक सभी अलूसरी एल्क्स खुशी से झूम उठे, जयकारे लगाने लगे और आनंद से उछलने लगे। सैक्रिफाइस के लिए तैयार 100,000 ईयर्स पुराने अलूसरी एल्क ने ह्यू युहाव को और भी श्रद्धा भाव से देखा, मानो उसने उसे पूरी तरह पहचान लिया हो। दो लोगों के बीच के अंतराल में इस दृश्य को डीटीएन, गू युइना और अन्य सोल बीस्ट्स ने भी देखा। सोल बीस्ट होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से ऐसी बातों से अधिक प्रभावित हुए। इस दृश्य को देखने के बाद डीटीएन ने अपनी राय व्यक्त की, इस समानांतर लोक में ह्यू युहाव बुरा नहीं है। भाई जी ने जवाब दिया, हाँ, हालांकि आशीर्वाद और सुरक्षा उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन इस काल्पनिक दुनिया में अलूसरी एल्क जनजाति के लिए यह एक बहुत बड़ा उपहार है। और अगर वह ऐसा व्यक्ति होता जो कृतज्ञता का बदला चुकाना नहीं जानता, बल्कि स्वार्थी होता। वह रुका। इस समय एक सोल बीस्ट ने बलिदान देने की पहल की, तो वह बस प्रसन्न होता और मन की शांति के साथ सोल बीस्ट के बलिदान को स्वीकार कर लेता। लेकिन जाहिर है वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है। सभी सोल बीस्ट्स ने उसके पहले किए गए कार्यों के प्रति सद्भावना व्यक्त की। यहाँ तक कि गू युइना ने भी ये दृश्य देखकर सहमति में सिर हिलाया। इस समय स्क्रीन पर आइस एम्प्रेस ने ये सब देखा। दृश्य देखने के बाद उसे लगा कि उसने सही चुनाव किया है। इसलिए जब उसने दोबारा ह्यू युहाव को देखा तो वह राहत से भर गई।
अब जब आशीर्वाद और सुरक्षा पूरी हो चुकी थी तो ह्यूओ युहाव ने और देर नहीं की। उसने धीरे से अलूसरी एल्फ की ठुड्डी पर हाथ फेरा और फुसफुसाया, तो कृपया। हिरण ने श्रद्धापूर्वक सिर हिलाया और उसके शरीर से प्रकाश की चकाचौंध भरी किरणें निकलने लगीं। अनगिनत प्रकाश किरणें ह्यूओ युहाव के शरीर की ओर बढ़ीं। जैसे ही ये प्रकाश किरणें उसके शरीर में समाहित हुईं, ह्यूओ युहाव को अत्यधिक गर्माहट का अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे एक सोल रिंग की छाया आकार ले रही है। प्रारंभ में ये सोल रिंग कुछ मायावी प्रतीत हुई, लेकिन जैसे जैसे प्रकाश का प्रवाह जारी रहा, ये धीरे धीरे गहरा और अधिक वास्तविक होता गया। अंततः सोल रिंग का रंग लाल हो गया। ये लगातार ह्यूओ युहाव के पैरों के नीचे स्पंदित हो रही थी, मानो इसमें स्वयं का जीवन हो, जिससे ह्यूओ युहाव की लंबे समय से अटकी हुई अड़चन भी फिर से खुलने के संकेत देने लगी। बूम! अचानक ह्यूओ युहाव के शरीर के भीतर एक जोरदार आवाज़ गूंजी। उस आवाज़ के साथ ही ह्यूओ युहाव का लेवल 30 का अवरोध टूट गया। उसकी सोल पावर तेजी से बढ़ने लगी। लेवल 30, लेवल 31, लेवल 32, लेवल 33। ह्यूओ युहाव की सोल पावर का स्तर अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा था। पलक झपकते ही वह सीधे लेवल 30 से लेवल 33 पर पहुंच गया। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह वृद्धि बिल्कुल भी नहीं रुकी थी। ह्यूओ युहाव द्वारा अपनी सोल पावर का स्तर 33 तक बढ़ाने के बाद भी ये लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तब लेवल 34, लेवल 35, लेवल 36, वह अभी भी बहुत तेजी से सुधार कर रहा था। डोलो डुअल कंपैरिजन, दस युहाव इज टू क्रूर, चैप्टर 139 फ्री वेब नॉवल। अलूजन, समनंतर दुनिया के ह्यूओ युहाव की थर्ड सोल स्किल। स्क्रीन पर समानांतर लोक के ह्यूओ युहाव की सोल पावर का स्तर लेवल 37 तक पहुंचने के बाद अंततः स्थिर हो गया। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं क्योंकि वह अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था और अपनी तीव्र गति से बढ़ती साधना को सुदृढ़ कर रहा था। हालांकि उस क्षण लोगों के बीच के सभी लोग बेचैन हो गए थे। लेवल 37, सोल रिंग को अवशोषित करने से सोल पावर का स्तर सीधे लेवल 29 से बढ़कर लेवल 37 पर पहुंच गया। क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? ये वाकई एक 100,000 ईयर्स तक टिकने वाली सोल रिंग कहलाने लायक है। इससे मिलने वाली सोल पावर में सुधार वाकई उल्लेखनीय है। अगर उसे कुछ और समय तक अभ्यास करने की अनुमति दी जाए तो क्या वह फिर से सोल रिंग्स अवशोषित करने में सक्षम नहीं हो जाएगा? तब तक 100,000 ईयर्स की सोल रिंग लेने के लिए फार नॉर्थ लौटने पर क्या उसकी सोल पावर का स्तर सीधे 50 तक नहीं पहुंच जाएगा? सोल मास्टर्स आपस में चर्चा करने लगे। स्क्रीन पर दिख रहे दृश्य को देखकर सभी अचंभित थे। बेशक सबसे ज्यादा हैरान मूल दुनिया का ह्यूओ युहाव था। आखिरकार उसने अपनी आंखों से देखा था कि समानांतर लोक में ह्यूओ युहाव किस तरह कदम दर कदम उससे आगे निकल रहा था। सच कहूं तो अब तक समानांतर लोक का ह्यूओ युहाव उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। लेकिन उस क्षण समानांतर लोक के ह्यूओ युहाव के लेवल 37 पर पहुंच जाने से उसे लगा कि वह बहुत पीछे रह गया है। वह पहले ही लेवल 37 पर पहुंच चुका था, जबकि उसकी अपनी सोल पावर का स्तर अभी भी लेवल 19 पर ही अटका हुआ था। उन्हें याद आया कि उन्होंने किसी महत्वपूर्ण खोज की तलाश में फार नॉर्थ की यात्रा करने के लिए छुट्टियों तक इंतजार किया था। अफसोस, ये सोचकर उसने आह भरी। दरअसल उसे हमेशा से लगता था कि उसकी चरणबद्ध ट्रेनिंग विधि काफ़ी कारगर थी। लेकिन अब चिंतन करने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह समानांतर दुनिया में ह्यूओ युहाव की तरह ट्रेनिंग लेकर और भी बेहतर हो सकता था। उसने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा। कुछ समायोजन के बाद ह्यूओ युहाव ने अंततः अपनी तीव्र गति से बढ़ती साधना को स्थिर कर लिया। उसने अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। अपनी सोल पावर में भारी वृद्धि के कारण ह्यूओ युहाव ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर की ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई है। उन्होंने सावधानीपूर्वक इसका परीक्षण किया और सफलतापूर्वक पाया कि उनकी शारीरिक शक्ति में वास्तव में काफ़ी सुधार हुआ था। इसलिए उसने तुरंत अपनी थर्ड सोल स्किल का अध्ययन करना शुरू कर दिया। क्या आप अपनी मेंटल पावर और दृष्टि का उपयोग करके वास्तविक युद्ध में दुश्मन को भ्रमित कर सकते हैं? जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यह मेरे जैसे स्पिरिट मास्टर के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके अलावा जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता है, मेरी मेंटल पावर उतनी ही मजबूत होती जाती है और यह उतनी ही अधिक प्रभावी होगी, जिससे भविष्य में इसका उपयोग न कर पाने की किसी भी शर्मनाक स्थिति से बचा जा सकेगा। ह्यूओ युहाव ने जल्द ही अपनी थर्ड सोल स्किल की पहचान कर ली। ये जानकर कि इसका प्रभाव उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप था, वह संतुष्टि से मुस्कुराया। इस दृश्य को देखकर लोगों के बीच स्थित ह्यूओ युहाव और भी ईर्ष्यालु हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि समानांतर लोक में ह्यूओ युहाव की शक्ति अविश्वसनीय थी। यदि वह भी यह शक्ति प्राप्त कर लेता तो उसकी ताकत में जबरदस्त वृद्धि होती। ये सोचकर ह्यूओ युहाव ने राहत की सांस ली। बिल्कुल जैसा मैंने समानांतर दुनिया में कहा था, उसने सोचा। सोल मास्टर के सिद्धांतों में महारत हासिल करनी होगी, क्योंकि केवल इसी तरह से आप अपने लिए सबसे उपयुक्त सोल रिंग पा सकते हैं। इस बार यह एक अच्छा उदाहरण है। वह स्क्रीन को देखता रहा। ह्यूओ युहाव एक साधारण परीक्षा के बाद जाने के लिए तैयार था।
आखिरकार उसने फार नॉर्थ की अपनी यात्रा के सभी लक्ष्य हासिल कर लिए थे। चूंकि उसने सब कुछ पूरा कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका अब और रुकने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा वह सचमुच लंबे समय से घर से दूर था, उसे वैंग डोंगर और ह्यू युए की बहुत याद आ रही थी। इस प्रकार ह्यू युहाव तुरंत आइस एम्प्रेस पर सवार होकर रवाना हो गया। फार नॉर्थ में रहते हुए उसका इरादा गति के लिए आइस एम्प्रेस की सवारी जारी रखने का था। हालांकि फार नॉर्थ छोड़ने के बाद ह्यू युहाव ने आइस एम्प्रेस को एंशिएंट फॉरेस्ट क्षेत्र में निवास करने देने की योजना बनाई, ठीक उसी तरह जैसे उसने पहले बचाए गए छोटे छिपे हुए जानवर को रखा था। आखिरकार वह एक और जगह थी जहां आइस एम्प्रेस अस्थायी रूप से छिप सकती थी। अगर आइस एम्प्रेस छिपने का विकल्प नहीं चुनती तो वे श्रेक अकेडमी की ओर बढ़ते, जहां टाइटल डोलो हर जगह मौजूद थे। अगर उसे दूसरों द्वारा पहचान लिया जाता तो परेशानी हो सकती थी, इसलिए ह्यू युहाव ध्यान आकर्षित करने से बचना चाहता था। स्वाभाविक रूप से आइस एम्प्रेस ह्यू युहाव के आदेशों का उल्लंघन नहीं करेगी और हमेशा उसकी आज्ञा का पालन करेगी। वह ह्यू युहाव को अपनी पीठ पर लाद कर फार नॉर्थ के बाहरी छोर की ओर दौड़ पड़ी। उसकी गति निस्संदेह बहुत तेज थी। ह्यू युहाव को उस किनारे के और करीब पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्या वे अभी तक नहीं मिले हैं? क्या वाकई यह इतनी बुरी किस्मत है? जिंग होंचन और कॉन डेमिंग समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव और मेंग होंचन की मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन्हें ये पक्का नहीं पता था कि मेंग होंचन वहां ह्यू युहाव से मिलने के बाद उसे वापस ला पाएगी या नहीं, लेकिन कम से कम एक संभावना तो थी। लेकिन अब समानांतर दुनिया में मौजूद ह्यू युहाव उससे मिले बिना ही फार नॉर्थ छोड़ने वाला था, इसलिए मिलने की कोई संभावना ही नहीं थी। शैनजी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। महान। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि ह्यू युहाव की मुलाकात मेंग होंचन से हो, क्योंकि इससे भविष्य में उसके श्रेक अकेडमी छोड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए यही बेहतर था। सभी सोल मास्टर स्क्रीन को ध्यानपूर्वक देख रहे थे, और इस समय स्क्रीन पर जब ह्यू युहाव आइस एम्प्रेस पर सवार था, तभी उसे अचानक दूर से भयंकर युद्ध की आवाज सुनाई दी। उसने जांच करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन क्षमता को सक्रिय किया। जांच करने पर उसने तुरंत दो चोटियों वाली एक चांदी जैसे बालों वाली लड़की को बेतहाशा भागते हुए देखा। एक क्रोधित और शक्तिशाली सोल बीस्ट उसका पीछा कर रहा था। इस समय लड़की अपनी जान बचाने के लिए उन सभी प्रकार के सोल गाइड्स का उपयोग कर रही थी जिन्हें ह्यू युहाव ने पहले कभी नहीं देखा था, जिससे ह्यू युहाव की दिलचस्पी बढ़ गई। विमानों के बीच की खाली जगह से ये सब देख रहे जिंग होंचन इस घटनाक्रम से उत्साहित हो गए। वह खुद को रोक नहीं पाए और कहने लगे, आखिरकार हम मिल ही गए। ये तो शानदार है। डोलो ड्यूल कंपैरिजन दस युहाव इज टू क्रूर चैप्टर 143 वेब नॉवल। पैरेलल ह्यू युहाव हैरान रह गया। ये सोल गाइड तो अद्भुत है। इससे जिंग होंचन बहुत उत्साहित महसूस करता है। स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि स्क्रीन पर समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव अंततः समानांतर दुनिया में मेंग होंचन से मिल गया है। वह हमेशा से चाहता था कि वे दोनों एक दूसरे से संपर्क करें। इससे पहले जिंग होंचन द्वारा लगातार अवलोकन के कारण उसे पहले ही पता चल चुका था कि समानांतर दुनिया में वह सोल गाइड विशेषज्ञ वास्तव में उनके सन मून एम्पायर में जाने का इरादा रखता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि पहले समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव के पास सन मून एम्पायर को समझने के लिए कोई माध्यम नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करने का कभी इरादा नहीं किया था। लेकिन अब स्थिति अलग है। वह मेंग होंचन से मिल चुका है। मेंग होंचन से मिलना उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान करने के बराबर था। ह्यू युहाव को शायद उनके सन मून एम्पायर और सन मून रॉयल एकेडमी की उत्कृष्टता समझ में आने लगे और फिर वह उनसे जुड़ जाए। इसलिए जिंग होंचन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। अगर वाकई सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था, तो समानांतर दुनिया में स्थित सन मून एम्पायर वास्तव में ह्यू युहाव को भर्ती करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि इन दोनों छोटे बच्चों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, कॉन डेमिंग ने अचानक टिप्पणी की। कॉन डेमिंग की बातें सुनकर जिंग होंचन थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन खुद को संभालते ही उनके चेहरे पर उत्साह की लहर दौड़ गई। हाँ, समानांतर दुनिया में सियो मेंग और ह्यू युहाव की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव की पहले से ही एक प्रेमिका है, लेकिन क्या किसी पुरुष के लिए 3 पत्नियां और 4 रखैले रखना सामान्य बात नहीं है। सियो मेंग भी बहुत काबिल हैं। अगर वे उस समय साथ हों तो कितना अच्छा होगा। जिंग होंचन सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। पल भर में वह और भी अधिक उत्साहित हो गया क्योंकि उसने समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव को अपना दामाद बनते हुए कल्पना की। ये बहुत अच्छा है। इसी बीच बगल में खड़े मेंग होंचन और सियो होंचन इस बात से अनजान थे कि कॉन डेमिंग और जिंग होंचन उस समय इस तरह की विचित्र बातों पर विचार कर रहे थे। स्क्रीन पर मेंग होंचन को इस तरह के संकट में फंसा देखकर सियो होंचन ने भौहें चढ़ा लीं। मेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फार नॉर्थ की यात्रा के दौरान तुम्हें ऐसे खतरे का सामना करना पड़ेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ चला जाता, उसने अपराध बोध से कहा।
आखिरकार उसे याद था कि उस समय मेंग होंचन ने उसे आमंत्रित किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। सौभाग्य से मेंग होंचन अंत में खतरे से बच निकली थी। ये देखकर कि सियो होंचन को थोड़ा अपराध बोध हो रहा है, मेंग होंचन ने पहले की तरह उसे दोष देना जारी नहीं रखा। उसने गहरी सांस ली और कहा, इसे जाने दो। भविष्य में जब मैं तुम्हें अपने साथ चलने का निमंत्रण दूं, तो बस निमंत्रण स्वीकार करना याद रखना। और जहां तक समानांतर दुनिया की बात है, चूंकि हम समानांतर दुनिया के ह्यू युहाव से मिल चुके हैं, तो वह मुझ जैसी छोटी लड़की को खतरे में पड़ते हुए यूं ही उदासीन नहीं बैठेगा, है ना? यह एक हीरो के लिए एक खूबसूरत लड़की को बचाने का सुनहरा मौका है। बिल्कुल, सन मून एम्पायर की तरफ से हर कोई उत्साहित था, क्योंकि समानांतर दुनिया से मेंग होंचन और समानांतर दुनिया से ह्यू युहाव मिलने वाले थे। हालांकि शान जी का मिजाज अचानक विस्फोटक हो गया। उन्हें लगा कि उनकी मानसिक स्थिति चरमराने वाली है। आखिरकार पिछले ही पल वह इस बात से खुश था कि दोनों पक्ष आपस में नहीं मिले थे, फिर भी उसे अगले ही पल उनके मिलने की उम्मीद नहीं थी। अरे बाप रे, ये दोनों मिले कैसे? यह मूर्ख सोल बीस्ट इतना बेवकूफ़ क्यों है? इस कदकाठी और आभा के साथ ये कम से कम 100,000 ईयर्स पुराना होना चाहिए, है ना? एक 100,000 ईयर्स पुराना सोल बीस्ट यह एक छोटी लड़की से कैसे लड़ सकता है? जल्दी करो और उसे मार डालो। शानजी को डर था कि कहीं उसका व्यक्तित्व बिखर न जाए, इसलिए उसने बोलने की हिम्मत नहीं की, बस अपने मन में चीखता रहा। लेकिन उस क्षण वह वास्तव में चाहता था कि मेंग होंचन की जल्द से जल्द मृत्यु हो जाए, क्योंकि उस स्थिति में समानांतर दुनिया में रहने वाले ह्यू युहाव के पास सन मून एम्पायर के बारे में जानने का कोई साधन नहीं होगा। और इस समय स्क्रीन पर कुछ अवलोकन के बाद ह्यू युहाव ने मेंग होंचन की पहचान का अनुमान लगा लिया है। बेशक वह यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि मेंग होंचन कौन थी, लेकिन उसके कपड़ों और सोल गाइड से वह यह अनुमान लगा सकता था कि वह सन मून एम्पायर से संबंधित थी। क्योंकि डोलो कॉन्टिनेंट के प्रत्येक देश के रीति रिवाज और आदतें अलग अलग हैं, इसलिए वहाँ के लोकप्रिय पहनावे में भी कुछ भिन्नता पाई जाती है। ह्यू युहाव को लगता है कि मेंग होंचन के कपड़े सन मून एम्पायर में पहने जाने वाले कुछ कपड़ों से मिलते जुलते हैं, और उसकी सोल गाइड तकनीक बहुत शक्तिशाली है। यहाँ शक्तिशाली शब्द का अर्थ यह नहीं है कि ह्यू युहाव का मानना है कि उसका सोल गाइड उच्च स्तर का है। वास्तव में उच्च स्तरीय सोल गाइड और शक्तिशाली सोल गाइड दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ सोल गाइड्स, भले ही वे निम्न स्तर के हों, असाधारण रूप से अच्छी योजनाएं डिजाइन बना सकते हैं। इसलिए सोल गाइड के इस भाग को वास्तव में उत्कृष्ट माना जा सकता है। और इसी क्षण ह्यू युहाव ने गौर किया कि मेंग होंचन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सोल गाइड बहुत ही उत्कृष्ट था। मेंग होंचन द्वारा इन उपकरणों का उपयोग करने से पहले उन्हें इनके कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस प्रकार स्पिरिचुअल डिटेक्शन से निरंतर अवलोकन कर रहे ह्यू युहाव को उत्तेजना का अनुभव हुआ। ये सोल गाइड शश बहुत बढ़िया, ये भी अद्भुत है और इसका उपयोग इस तरह से किया जा सकता है। ये भी बुरा नहीं है। मैंने पहले इस तरह से इसका उपयोग करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? ह्यू युहाव ने निरीक्षण करना जारी रखा। वह तल्लीन था, कभी हंस रहा था तो कभी भौहें चढ़ा रहा था, स्पष्ट रूप से अपने सामने मेंग होंचन द्वारा उपयोग किए जा रहे रोचक सोल गाइड्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। और इस दृश्य को देखकर सन मून एम्पायर के उच्च पदस्थ अधिकारियों को भी हंसी आ गई। कॉन्डेमिंग, वाह वाह वाह, लगता है इस समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव बहुत ज्ञानी है। वह हमारे सन मून एम्पायर द्वारा निर्मित कुछ सोल गाइड्स की विशेषताओं का अवलोकन कर सकता है। जिंग होंचन, यह आशाजनक है। वह काफ़ी बुद्धिमान है। मुझे विश्वास है कि इसे देखने के बाद उसे समझ आ जाएगा कि हमारे सन मून एम्पायर में सोल गाइड्स का स्तर अन्य स्थानों की तुलना में कितना श्रेष्ठ है। सियो होंचन के चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। ठीक है, देखना बंद करो। भविष्य में तुम इसे जैसे चाहो देख सकते हो। अभी पहले मेरी बहन को बचाते हैं।